स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड एंड hormones. This is rest of the portion of biomolecules, right? एंड दिस गोइंग टू बी पार्ट 4। अगर किसी ने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। दिस इज गोइंग टू बी NCERT बेस्ड। वी विल गो line by line and we will decode each and every line of NCERT. This is our website and this is our contact number. If you have any query, you can contact us. चलिए बढ़ जाते हैं आगे। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझा, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के बारे में समझा। आज हम समझने वाले हैं एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड। एनसीईआरटी की सारी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे भाई, टेबल और डायग्राम समझेंगे, लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे, गारंटेड एग्जाम कवरेज होगा। इस वन शॉट के बाद बायोमोलिक्यूल्स का एनसीईआरटी का एक भी लाइन कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, जेई और नीट दोनों के लिए। आई होप this is going to be very helpful for you guys, right? ये थोड़ी सी डिटेल्स मेरे बारे में है। आई एम विशाल ठाकुर, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम IIT दिल्ली और आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी और दीज आर माय अचीवमेंट्स। मेरी ऑल इंडिया रैंक पॉलिटेक्निक में 26 थी, IIT JEM में 78, गेट में 50 और नेट GRF I have cleared 4 times and I have produced many IITians under all India rank 100, right? So and one more thing which is very important, you can go and visit our website which is vschoolersacademy.in। यहाँ पे आप लाइब्रेरी में से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, आप वीडियो कोर्स देख सकते हैं एंड आप टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जेई के लिए, नीट के लिए, एज वेल एज CBSE बोर्ड वगैरह किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ जाते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं भाई। थॉट ऑफ द डे क्या है, थोड़ा सा आज मैं पोएम वगैरह देख रहा था तो आज की मेहनत तो कुछ 4 लाइनें हैं। आज की मेहनत कल का आत्मविश्वास बनती है। आज की मेहनत कल का आत्मविश्वास बनती है। हर रिवीजन तुम्हें मंजिल के करीब लाती है। जेई और नीट की कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर रिवीजन तुम्हें मंजिल के करीब लाई जा रही है। थकना मना नहीं है, थकना मना नहीं है, रुकना गलती है। आप थक जाते हैं उसकी वो गलत नहीं है, पर अगर आप रुक जाते हैं उसके बाद वो गलत है। इम्तिहान वही जीतता है जो आखिरी तक डटा रहता है, राइट? आई होप आप मोटिवेटेड हो गए होंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, हमारा एंजाइम होने वाला है, राइट? तो एंजाइम के बारे में थोड़ी सी जल्दी में कुछ बातें देख लेते हैं। वेरी स्पेसिफिक एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं। ये वेरी स्पेसिफिक होते हैं क्या बोल रहा हूँ जी, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन के लिए और किसी एक सबस्ट्रेट के लिए। यानी किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे एक ही एंजाइम रिएक्ट कर सकता है या उस रिएक्शन को, या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एक ही एंजाइम करा सकता है। इनको क्या कहते हैं, ये बायोकैटालिस्ट होते हैं। यानी कैटालिस्ट का काम करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे और स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते होंगे, डिक्रीज करते होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन या फिर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे, राइट? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। सारे के सारे एंजाइम जनरली नॉट, ये मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रहा। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। इनका नेम जो है वो इस तरीके से रखा जाता है, या तो कंपाउंड के नाम पर जिसपे ये रिएक्ट करने वाले हैं, या क्लास ऑफ कंपाउंड के नाम पर ऑन विच दे वर्क, जिसपे ये काम करेंगे, राइट? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे माल्टेज, जो माल्टेज है वो एंजाइम है आपका, ये माल्टोज पे रिएक्ट करता है। तो ये जिस कंपाउंड पे रिएक्ट करने जा रहा है
उसी के बेसिस पे क्या आ गया, इसका नाम आ गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज योर माल्टोज। माल्टोज पे कौन सा एंजाइम लग रहा है, माल्टेज, और वो आपको क्या दे रहा है, 2 ग्लूकोज की मोइटी दे रहा है। माल्टोज जो है वो कैसा है आपका, डाइसैकेराइड्स। आई होप आप सभी को याद होंगी ये पिछली क्लास की बातें। ठीक है जी, बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। समटाइम्स जो होते हैं एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर, एंजाइम का नाम सिर्फ और सिर्फ आपका कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड के बेसिस पे ही नहीं रखा जाता, रिएक्शन के बेसिस पे भी रख दिया जाता है। समटाइम्स एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर रिएक्शन, जिस रिएक्शन में वो यूज हो रहे हैं, वेयर दे आर यूज्ड। कहाँ कहाँ पे भाई, कहाँ कहाँ पे ऐसा कहाँ हो रहा है। सपोज किसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और उसी रिएक्शन में अगले पार्ट में वो सेम एंजाइम रिडक्शन करा रहा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे उसमें क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज यूज होता है। वो क्या है आपका एंजाइम, एंजाइम विच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट। यानी कि एक सबस्ट्रेट है उसका तो क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, और एक सबस्ट्रेट है उसी के साथ क्या करा रहा है, रिडक्शन। तो यानी कि ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यानी इस एंजाइम का नाम क्या रख दिया मैंने, ऑक्सीडो रिडक्टेज। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी किस किस के बेस पे नाम रख दिया जाता है इसका, कंपाउंड के बेसिस पे, क्लास ऑफ कंपाउंड के बेसिस पे, या फिर किस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे यही सब लिखा है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात हो रही है, रिडक्शन की बात हो गई, ऑक्सीडेशन की बात हो गई, ग्लोबुलर प्रोटीन की हमारी बात हो गई, एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, उनकी भी बात हो गई। ठीक है जी, एक और चीज बस, थोड़े से हल्के से पॉइंट्स और। लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन, पहली रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, और इन्हीं सब से क्या बनती है, लाइफ बनती है। यानी पहले एक होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे कि पहले आप बेबी थे, फिर आप क्या हुए, थोड़े मैच्योर हो गए, फिर आप क्या हो गए, अडल्ट हो गए, फिर आप क्या हो गए, अब थोड़े टाइम बाद बूढ़े भी हो जाएंगे। नहीं, तो ये क्या है, रिएक्शन ही तो हो रही है बेसिकली। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन क्या है, किस में हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। उससे हमारी जो है एज वो बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे कैसे रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप फूड खाओगे, उसको उसका एब्जॉर्ब करोगे, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसके बाद क्या करोगे, आप एनर्जी को बनाओगे। दीज प्रोसेस इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इसमें बहुत सारी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, राइट। एंड ऑल दीज रिएक्शन अकर इन द बॉडी, ये सारी की सारी रिएक्शन किस में हो रही है, बॉडी में हो रही है, अंडर माइल्ड कंडीशन, राइट। दिस अकर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट। यानी कि ये जो रिएक्शन है आपकी बॉडी में जो हो रही है, इनको कुछ कैटलिस्ट यानी कुछ ऐसे कंपाउंड की जरूरत है जो इन रिएक्शंस को क्या करा देते हैं, फास्ट करा देते हैं। उन कंपाउंड को मैंने क्या नाम दे दिया, बायोकैटलिस्ट, और उन्हें ही क्या कहता हूँ मैं, एंजाइम कहता हूँ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस पैराग्राफ से आप गो थ्रू कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है, आप देखेंगे आपकी एक रिएक्शन थी, रिएक्शन में क्या था आपका, इस साइड में एनर्जी ले रहा हूँ और इस साइड में क्या ले रहा हूँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब क्या, आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट, राइट। ये कुछ ऐसा सा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक, आपने देखा ये इस पाथ से जा रहे थे, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी इसमें लग रही है। कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है। अभी मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला, दिस इज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मतलब फिर मैं इसी रिएक्शन को क्या करता हूँ, कैटलिस्ट के साथ कराता हूँ। कौन से कैटलिस्ट, एंजाइम एज ए कैटलिस्ट, जो क्या है, बायो कैटलिस्ट है। इसने क्या कर दिया, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, राइट। और इसी की वजह से स्पीड क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई तो स्पीड क्या कर जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी के गिरने की वजह से, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो एंजाइम्स हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होते हैं, एज कैटलिस्ट है ना। तो जो क्या होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ये यूज होंगे,
पर जितना अमाउंट लगाता है जनरली उतना क्या करेगा, निकल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो स्मॉल अमाउंट में ही ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। सिमिलर टू एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, जैसे कैटलिस्ट काम करते हैं वैसे ही ये लोग भी काम करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब जो एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है वो किस पे ख़त्म होगा, एस पे ख़त्म होगा। मान लो कि मैंने एक एंजाइम लिया था, क्या, माल्टोस पे जो रिएक्ट कर रहा था, माल्टोस पे जो रिएक्ट कर रहा था, तो माल्टोस पे कौन सा एंजाइम रिएक्ट करेगा, माल्टोस के नाम से ही आएगा, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, माल्टेज। तो ये इसका नाम जो है एस से ख़त्म हो रहा है, यानी ये तो आपका एंजाइम है, ये आपका एंजाइम नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, एंजाइम आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज योर वाइटामिन्स। तो चलिए समझ लेते हैं बेसिकली वाइटामिन्स होते क्या है, राइट। तो वाइटामिन्स क्या है, कुछ कंपाउंड है, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये, इनकी रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, ये रिक्वायर्ड होते हैं हमारे स्मॉल अमाउंट में, किसमें, फूड में, असेंशियल होते हैं ये फूड के लिए, दे आर असेंशियल फॉर फूड, राइट। और ये किसमें कितने अमाउंट में ज़रूरत है, स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है हमारे फूड के अंदर। क्यों भाई, अगर इनको नहीं लूँगा तो इनकी डेफिशिएंसी क्या कर देगी, डेफिशिएंसी क्या कर देगी, मेरे अंदर डिसीज़ पैदा कर देगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं भाई क्या लिखा है, ठीक है जी। तो ये क्या होते हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट। ये हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे आर रिक्वायर्ड इन आवर डाइट, चाहिए ही चाहिए, बट देयर डेफिशिएंसी कोजेज स्पेसिफिक डिसीज, यानी कि जब वो थोड़े से भी कम हो जाएंगे अपने सर्टेन अमाउंट से, उनकी डेफिशिएंसी क्या करेगी, डिसीज कोज करेगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और इन कंपाउंड को क्या कहते हैं, वाइटामिन। ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, तो सारे के सारे हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, कुछ हमें फूड के थ्रू लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वाइटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, बट प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, यानी कि हमारी बॉडी लो और प्लांट लो, तो प्लांट ऑल सारे वाइटामिन्स को सिंथेसाइज करेगा, बॉडी जो है हमारी सारे वाइटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करेगी, कुछ को करेगी कुछ को नहीं करेगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो क्या है भाई, मोस्ट ऑफ द वाइटामिन कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एंड प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, राइट। बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है जी। कुछ बैक्टीरिया, अच्छा कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, कुछ एक दो स्पेशल जगह में बता देता हूँ। जैसे बैक्टीरिया जो हमारे गट में होता है, वो क्या करता है, कुछ वाइटामिन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, जिससे हमारी जो फूड है उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द वाइटामिन्स रिक्वायर्ड बाय, जो हमें ज़रूरत है उनको वो वहीं पे क्या कर देता है, प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, राइट। बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो ऑल वाइटामिन, सारे के सारे वाइटामिन्स क्या होते हैं, हमारी डाइट में अवेलेबल होते हैं, जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट, राइट। डिफरेंट वाइटामिन बीइंग टू वेरियस केमिकल क्लास, अलग अलग वाइटामिन जो है वो अलग अलग क्लास में पाए जाते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, राइट। डिफरेंट वाइटामिन बिलोंग टू वेरियस केमिकल क्लासेस एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, वाइटामिन को अलग अलग क्लास में बांट देंगे थोड़ी देर बाद और उनका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डिफिकल्ट टू डिफाइन दैम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उनको मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकता, उनको मैं अलग अलग क्लास में डालता हूँ। जनरली जो है वो अवेलेबल होते हैं हमारी डाइट में। डाइट में क्या करते हैं हम, क्योंकि हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज भी खाते हैं, उसमें भी होते हैं, पर प्लांट बेस्ड फूड में हमारा, अगर हम हर तरह का फूड आहार लें, एक प्रॉपर आहार लें, तो हमारी डाइट में जनरली सारे अवेलेबल होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऑल वाइटामिन्स कैसे होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, रिक्वायर्ड इन आवर डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक, क्या, स्पेसिफिक फंक्शन फॉर
नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ लेते हैं भाई क्या है डेफिनेशन, क्या है भाई फिर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे, रिक्वायर्ड इन द डाइट, यहाँ पे छोटा सा लिखा है इसलिए ऊपर पढ़ के बता रहा हूँ मैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ, राइट, एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिर से समझा देता हूँ जी, फिर से समझा देता हूँ। तो क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए सबसे पहली बात, तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए है ये, नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए है, और ऑप्टिमम ग्रोथ हो हमारी बॉडी की, और उसकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे, उसके लिए क्या है, हमारे को वाइटामिन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया वाइटामिन की क्लासिफिकेशन पे। ठीक है जी, वाइटामिन का अगर नाम की बात करूँ तो इनको अल्फ़ाबेट में नाम दिए जाते हैं ना। वाइटामिन आर डेजिग्नेटेड इन अल्फ़ाबेट्स, राइट, ए बी सी डी। और कुछ क्या है, जैसे बी वाले जो वाइटामिन बी है उसमें क्लास है, सब ग्रुप है, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया एंड सो ऑन। ठीक, तो क्या बोलते हैं, इनको डेजिग्नेट किया जाता है अल्फ़ाबेट से, ए बी सी एंड डी से। और भी हैं जैसे कि सम ऑफ देम फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप्स, जैसे कि विटामिन बी जो है वो फर्दर सब ग्रुप में आ जाएगा, जैसे कि B1 आ जाएगा, ठीक है, B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B6 आ जाएगा एंड B12 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं विटामिन इतने ही जरूरी हैं तो क्या मैं उनको एक्सेस में ले सकता हूँ? नहीं जी, एक्सेस ऑफ विटामिन इज हार्मफुल एंड विटामिन पिल्स शुड बी टेकन विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। जब तक डॉक्टर बोले तभी लेने हैं, अदरवाइज नहीं लेने। विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, या फिर टेकन विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर हार्मफुल, नॉट टू बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। अगर विटामिन की बात करूं तो विटामिन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विच इज वाइटल एंड अमीन। ये दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे। पहले ऐसा सोचा जाता था कि जनरली जो विटामिन है उनमें अमीन ग्रुप पाया जाता है। ठीक है जी, तो अर्लियर ऐसा सोचा जाता था बिकॉज अर्लियर कंपाउंड आइडेंटिफाइड हैड अमीनो ग्रुप, उनमें क्या है, अमीनो ग्रुप पाया जाता था। बट जैसे जैसे हम आगे रिसर्च करते गए, आगे हमें चीज़ें पता लगती गई, तो हमें पता चला कि भैया हर किसी में नहीं है। लेटर फाउंड आउट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन अमीनो ग्रुप, मोस्ट ऑफ देम, राइट। तो हमने क्या करा, जो विटामिन था नाम, ये नाम था, इसमें ई भी आ रहा था, इस ई को ड्रॉप कर दिया, राइट, जिससे हो क्या गया कि विटामिन में अब हमें ये नहीं कहना पड़ रहा कि ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ, अब सिर्फ नाम क्या है हमारा, विटामिन। तो ध्यान रखना भाई, इसमें ई नहीं आता है। बढ़ जाते हैं कहाँ, आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, क्लासिफिकेशन पे। ये जो विटामिन में ई नहीं है वो यहाँ पे लिखा है इस पैराग्राफ में, आप प्लीज जाइए और पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की मैं बात कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन डिपेंडिंग ऑन solubility of विटामिन इन वाटर और फैट। क्लासीफाई कर रहा हूँ विटामिन को, क्लासीफाई कर रहा हूँ किसके बेसिस पे कर रहा हूँ भाई, मैंने विटामिन लिया, उसको घोल के देखा, किस में, पानी में और फैट में। अगर पानी में सोल्यूबल है तो उसको वाटर सोल्यूबल कह दूंगा, अगर फैट में सोल्यूबल तो उसको फैट सोल्यूबल कह दूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कितना ही आसान है उसको क्लासीफाई करना। तो मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हो गए हमारे क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन, एक हो गए क्या हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब फैट सोल्यूबल क्या होंगे, फैट और ऑयल में सोल्यूबल होंगे, सिंपल सी बात है। वाटर में क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। कौन कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल, ए डी ई के। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये कहाँ स्टोर हो जाता है, जहाँ जहाँ फैट होगा, जैसे कि लिपिड में, जैसे कि लीवर में स्टोर हो जाएंगे। और कहाँ हो जाएंगे भाई, तो जैसे कि ये लीवर में क्या हो जाएंगे, आपके डिपॉजिट होने लगेंगे। और कहाँ हो जाएंगे, एडिपोज नाम के फैट टिश्यू में भी क्या होने लगेंगे, ये डिपॉजिट होने लगेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि फैट इनसोल्यूबल। ऐसे कौन कौन से होते हैं, आपका बी और सी जो होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। पर सारे के सारे बी नहीं होते, ये भी ध्यान रखनी है भाई बात।
आपका जो विटामिन B12 है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता। ये पूछा जा चुका है बहुत बार, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। B12 डायरेक्टली नहीं पूछता तो B12 का नाम दे देता है, इस तरीके से पूछ लेता है। तो विटामिन B और C जो है वो क्या है आपके वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, किसमें, पानी में घुल के निकल जाते हैं। किसके थ्रू निकल जाते हैं, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए इनको रेगुलरली लेना जरूरी है। मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। दे मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन आवर डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड फ्रॉम यूरिन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपका क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, वो कौन सा है, विटामिन B12। बढ़ जाते हैं आगे। तो 2 क्लास के बारे में बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के बारे में बात की, उनकी सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से हैं हमारे, A है, D है, E है, N K है। ये लीवर में स्टोर हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू में भी क्या हो जाते हैं, ये स्टोर होने लगते हैं, क्योंकि ये क्या है, फैट सोल्यूबल है। जहाँ फैट होगा वहाँ स्टोर होने लगेंगे। नेक्स्ट इज योर वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से आपके, B और C जो हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं, पर सारे के सारे B जो हैं, सारे के सारे B वाले जो हैं वो सोल्यूबल नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, कौन सा है ऐसा जो दिक्कत दे रहा है, ऐसा कौन दे रहा है आपको, विटामिन B12 आपको दिक्कत दे रहा है। ठीक है जी। और ये मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन आवर डाइट। बढ़ जाते हैं आगे। ठीक भाई, ये कुछ टेबल दे रखी है, ये टेबल आपको याद करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो बोर्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन A जो होता है वो उसके सोर्सेज क्या है, वो फिश में मिलेगा, लीवर ऑयल में मिलेगा, कैरेट्स में, बटर में एंड मिल्क में मिलेगा। ये इसकी जो डेफिशिएंसी है वो ये वाली बीमारी करती है। इसको क्या कहते हैं भाई, ज़ेरोथैलेमिया। ठीक है। इससे क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया और आई जो है आपकी क्या हो जाती है, उसमें जो कॉर्निया होता है वो हार्ड होने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है भाई, रात में दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन B1, इसको थायामीन भी बोलते हैं। वो मैं कह रहा हूँ ना, नाम जरूरी नहीं है कि वो आपको सिंबल से दे, वो आपको नाम दे देगा थायामीन, फिर आपको याद नहीं रहेगा ये कौन सा था। तो ये याद रखना है आपको। कहाँ कहाँ मिलता है, ईस्ट में, मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल्स में मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, वेरी करती है। लाइक वेरी क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और रिटार्टेड ग्रोथ आपकी अच्छी नहीं होती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो। नेक्स्ट आ जाते हैं किसमें, विटामिन B12 में। विटामिन B12 क्या होता है, राइबोफ्लेविन। इसका नाम भी याद रखना है आपको। कहाँ कहाँ मिलता है, मिल्क, एग वाइट, लीवर एंड किडनी में। क्या होता है भैया इसकी दिक्कत से, इसकी दिक्कत से होता है सीलोसिस। ठीक है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है जी फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। ये फटने लगेंगे जी आपके, है ना। तो विटामिन B12 इसको, B2 उसको ठीक कर देता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होंगे एंड बर्निंग ऑफ सेंसेशन ऑफ द स्किन। ठीक। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। ये यीस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल एंड ग्राम में मिलेगा। कॉन्वल्सन्स, ये बीमारी हो जाएगी इसकी डेफिशिएंसी से। विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम होता है साइनोकोबालामिन। जो नीट वाले हैं उन बच्चों को पता होगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक बायो पढ़ते रहते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलता है, मीट, फिश, एग एंड कर्ड में मिलेगा। परनीशियस अनीमिया इसकी बीमारी है भाई, अगर ये डेफिशिएंट होगा तो। RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, आपकी जो हीमोग्लोबिन है RBC में, राइट, वो क्या हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी होने लगेगी। विटामिन C, इसको एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्कर भी होता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, और ब्लीडिंग गम्स मिलेंगे आपको। जो गम्स से खून आने लगता है वो इसकी कमी से आने लगता है। विटामिन D, ये क्या होता है भाई, एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग योक। अब अगर इसकी कमी की बात करें तो रिकेट्स होने लगेगा, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन होने लगेगी, एंड ओस्टियोमेलेशिया, सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन होने लगेगा अडल्ट्स में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन E एंड विटामिन K। विटामिन E कहाँ मिलता है भैया आपका, यहाँ मिलता है, देख लेना जी। और विटामिन K जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको मिल रहा है। विटामिन E की कमी से क्या होता है, इंक्रीज्ड
फ्रेजाइलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस आएगी, और के की वजह से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, जो टाइम है ब्लड क्लोट बनने में वो क्या कर जाएगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। लेट अस मूव, आपके विटामिन खत्म हो गए तो बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, विच इज न्यूक्लियाइक एसिड। कौन कौन से होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियाइक एसिड की। न्यूक्लियाइक एसिड को समझने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ। आपका बॉडी, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है। आपकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल, और सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं जी आप, क्रोमोसोम। ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लियाइक एसिड। आई होप आप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। क्या कह रहा हूँ मैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। सेल में होता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलके बनता है, विच इज़ प्रोटीन या फिर प्रोटीन एंड न्यूक्लियाइक एसिड, राइट। ये दोनों ही क्या हैं, आपके बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, अब होता क्या है, हम जब पेरेंट्स होते हैं, जैसे दो पेरेंट्स हैं, एक मेल एक फीमेल, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनके सन या डॉटर हो गए। अब आप देखोगे कि इन दोनों की शक्लें या इन दोनों के हाव भाव वो क्या है, सिमिलर टाइप के हैं, राइट। उनकी जो क्या बोलते हैं, सेम टाइप के वो दिखते हैं। ऐसा इस वजह से होता है, क्योंकि आपके जो जीन्स हैं, जो आपके पेरेंट्स के और बच्चों के जीन्स हैं, वो 99% क्या है, सेम है। इसी को कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है जी, इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो अगर हेरिडिटी की बात करूं तो हेरिडिटी बेसिकली क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स का आना, इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी। क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है सेम तरह के कैरेक्टर का, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये होता किस वजह से है, जो आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, राइट। ये इस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो कैरेक्टर्स क्या लिखे, ट्रांसमिट करने लगेगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। आई होप आप सब, तो क्या होगा, आप देखोगे कि सिमिलर टाइप के जो पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा उन्हीं के जैसा दिखता है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और वो किस वजह से है, इन क्रोमोसोम की वजह से है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेम टाइप के कैरेक्टर्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं, बेसिकली ऐसा समझ के चलो अभी के लिए। अभी जो क्रोमोसोम है, ये दो तरह के बायोमोलिक्यूल से मिलके बनते हैं, एक प्रोटीन से और दूसरा किससे मिलके बनते हैं भैया, न्यूक्लियाइक एसिड से। और हमें क्या पढ़ना है आज, ये न्यूक्लियाइक एसिड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी जो न्यूक्लियाइक एसिड है, ये दो तरह का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, राइट। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और बात करते हैं क्या होता है न्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारी शुगर ले रहा हूं मैं, हमारा फॉस्फेट ग्रुप ले रहा हूं मैं, और मैं क्या ले रहा हूं, अपना नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक। अगर मैं शुगर के साथ, शुगर कैसी है, पेंटोज शुगर, अगर मैं शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस बेस, क्या बोल रहा हूं, पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस बेस को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। ये थोड़ी देर में समझेंगे कि जो शुगर है वो दो तरह की बात कर रहा हूं मैं, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज, दो ही नाम आएंगे आपके सामने बस, और ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक। और नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन से होते हैं, AGCUT। अभी इसके बारे में बात करेंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बस ये दोनों आपस में मिलेंगे, कोई सी भी शुगर हो, कोई सा भी नाइट्रोजीनियस बेस हो, उन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। और शुगर
प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फोस्फेट ग्रुप, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो आपको मिलेगा क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो फोस्फोरिक एसिड यानी फोस्फेट ग्रुप, उसके बाद पेंटोज शुगर और उसके साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस, अगर उन तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये पेंटोज शुगर है, ये फोस्फेट ग्रुप है और ये नाइट्रोजीनियस बेस है। ये तीनों क्या हो गए? मिल गए। मुझे क्या मिल गया? न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा? आप देखेंगे यहाँ पे शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस ऐड हो रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है? न्यूक्लियोसाइड। साइड में एस आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? टी आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। अब ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के मैं एक लॉन्ग चेन बना लूं तो मेरा क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड सॉरी, अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के एक लॉन्ग चेन बना लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियाइक एसिड मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और न्यूक्लियाइक एसिड कितने तरीके का है मेरा? 2 तरीके का। एक क्या है? डीएनए और एक क्या है? आरएनए। अब इसमें फर्क देख लेंगे कि क्या होते हैं बेसिकली। नहीं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, राइट। अब मैंने क्या बोला भैया? न्यूक्लियाइक एसिड 2 तरह का होता है और न्यूक्लियाइक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने तरीके का होता है? एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए। नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी के बारे में हमने बात की थी अभी। क्या है भैया? ये जो है आपका क्या है? इसमें नाइट्रोजीनियस बेस है, शुगर मोइटी है, फोस्फेट ग्रुप है। इसमें भी नाइट्रोजीनियस बेस है और शुगर मोइटी है। तो ये क्या है मेरा? न्यूक्लियोसाइड और ये क्या है मेरा? न्यूक्लियोटाइड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये क्यों बता रहा हूँ फिर मैं वापस से इसलिए बता रहा हूँ कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो शुगर मोइटी पे जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन से, और आपका जो फोस्फेट ग्रुप है वो शुगर मोइटी से जुड़ा हुआ है 5th कार्बन से। या तो फर्स्ट डैश 5th डैश बोल दो या फर्स्ट और 5th बोल दो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज योर 5th कार्बन या 5 डैश कार्बन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं डीएनए पे। डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? डीएनए जो है उसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। और जो आरएनए है उसका पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लियाइक एसिड, राइट। नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको, ये दोनों ही न्यूक्लियाइक एसिड है। मैं पहले बात कर रहा हूं किसकी? डीएनए की। डीएनए में क्या होता है? आपकी शुगर होती है, ठीक है। और क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। और क्या होता है? आपका फोस्फेट ग्रुप होता है, ठीक। अब यही सेम चीज आपकी आरएनए में भी होती है। आरएनए में क्या होता है भाई आपका? अगर आप आरएनए में देखोगे तो आरएनए में भी शुगर होती है, आरएनए में भी नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, आरएनए में भी क्या होता है? फोस्फेट आपका ग्रुप होता है। अब मैं फोस्फेट ग्रुप की तरफ देखूं तो फोस्फेट ग्रुप दोनों ही में ही सेम है। फोस्फेट इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट जो शुगर हम यूज कर रहे हैं डीएनए में और आरएनए में, वो दोनों क्या है? अलग है। डीएनए में जो शुगर यूज हो रही है वो है डीऑक्सी राइबोस। और जो आरएनए में शुगर यूज हो रही है वो कौन सी है हमारी? आरएनए में जो शुगर यूज हो रही है वो कौन सी है हमारी? राइबोस शुगर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब नाइट्रोजीनियस बेस की बात करूं तो डीएनए में और आरएनए में दोनों में ही 4 नाइट्रोजीनियस बेस यूज हो रहे हैं। 3 कैसे हैं? सेम है। कौन कौन से? साइटोसिन, गुआनिन एंड एडेनिन। ये दोनों में ही क्या है? सेम है। बस एक नाइट्रोजीनियस बेस का फर्क है। कौन सा? नाइट्रोजीनियस बेस जो अलग है डीएनए में वो है थायमिन, ये वाला।
ये वाला नाइट्रोजीनियस बेस क्या है, थायमिन, वो डीएनए में अलग है। और आरएनए में कौन सा यूज होता है, आरएनए में होता है यूरासिल। तो आरएनए में कौन कौन से हो गए आपके, ये 4 हो गए यूज, और डीएनए में कौन कौन से यूज हो गए आपके, ये वाले 4 हो गए आपके। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज जो एक बहुत मेजर डिफरेंस है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, राइट, और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है। ऐसा नहीं है आरएनए डबल स्ट्रैंड नहीं होता, उसके बारे में जस्ट अभी बात करेंगे। यूजुअली जो आरएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, राइट। तो अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो मैंने बताया डीएनए है और आरएनए है, ये दोनों ही न्यूक्लियाइक एसिड है, और इन दोनों में ही क्या होता है, शुगर होता है, शुगर मोइटी होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ शुगर मोइटी की। तो शुगर मोइटी डीएनए में कौन सा होगा, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस, ठीक है जी, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नाम है, राइट। और आपका जो आरएनए में है वो कौन सा है आपका, राइबोस या फिर बीटा D राइबोस। और यहां पे कौन सा है आपका, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस। आई होप आप सभी को क्लियर रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर आप थोड़ी देख लेना, आपको ये याद हो जाएंगी, राइट। दिस इज योर फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज योर फिफ्थ कार्बन, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर फिफ्थ कार्बन। नंबरिंग दोनों में ही कैसी है, सेम है। बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस की। नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है, टोटल होते हैं 5, ठीक है जी, ये टोटल 5 होते हैं। डीएनए में और आरएनए में 3 सेम होते हैं और एक अलग होता है, राइट। आरएनए में कौन सा यूज होता है, यूरासिल, और डीएनए में थायमिन। बाकी 3 क्या है, ए, जी और सी, ये डीएनए में और आरएनए में क्या है, दोनों में ही सेम है। अब ए क्या है, एडेनाइन, वो कुछ ऐसा सा दिखता है। जी क्या है, गुआनाइन, ये कुछ ऐसा सा दिखता है। सी क्या है, साइटोसाइन, ये कुछ ऐसा सा दिखता है। टी थायमाइन एंड यू यूरासिल। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको नाइट्रोजीनियस बेसिस में। नाइट्रोजीनियस बेसिस में आप देखोगे तो 2 नाइट्रोजीनियस बेसिस तो डबल रिंग है और 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस वो सिंगल रिंग। सिंगल रिंग कौन से हैं आपके, सी, टी, यू, और डबल रिंग कौन से हैं आपके, ए एंड जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। जिनमें 2 रिंग पाई जाती हैं उनको कहते हैं प्यूरिन, प्यूरिन, और जिनमें 3 सिंगल रिंग पाई जाती है उनको कहते हैं पिरिमिडीन, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाइक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लियाइक एसिड में 3 चीजें आपको सिंपल सी पता है। अगर मैं देखूं वो क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। और कौन कौन सी चीज पाई जाती है, शुगर पाई जाएगी, शुगर ये है आपकी, इसमें बेस पाया जाएगा और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा, राइट। फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और बेस, ये 3 चीजें क्या होंगी आपकी, जुड़ी हुई होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, बेस जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन से और आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका किससे, फिफ्थ कार्बन से। इसमें बेस और शुगर मोइटी है, तो ये क्या है आपका न्यूक्लियोसाइड, और ये कैसा है आपका न्यूक्लियोटाइड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। द फर्स्ट वन इज योर न्यूक्लियोसाइड, सेकंड वन इज योर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये जुड़ रहे हैं, जुड़ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। तो ये किस बॉन्ड से जुड़े हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा आपका, एक ये नीचे पड़ा है आपका, ये दोनों जुड़े हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, राइट। किससे जुड़े हैं भाई, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज किस किस के बीच में, शुगर मोइटी के बीच में 3' में, 3 कार्बन थर्ड कार्बन पे, और किससे जुड़ी है, फॉस्फेट ग्रुप बीच में है, और फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, शुगर से ही 5वें कार्बन पे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है।
और क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं तो जो नई चीज बनी है उसका नाम क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल रहा हूं जी मैं? डाई न्यूक्लियोटाइड। आई होप आप सभी को याद रहेगा। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने लगा, है ना। न्यूक्लियोटाइड में बेस होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया आपका। फिर बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये दूसरा आ गया। ऐसे ही मैंने कितने जोड़ दिया, ऐसे लॉन्ग चेन बना दी, एन जोड़ दिए। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको मैं क्या कहूंगा? न्यूक्लियाइक एसिड। आई होप आप सभी को क्लियर रहेगा। न्यूक्लियाइक एसिड, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि इस बारे में हम बात कर चुके हैं आपसे कि न्यूक्लियाइक एसिड कौन कौन से होते हैं, राइट। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। जो न्यूक्लियाइक एसिड दो तरह का होता है, एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। आरएनए जनरली हमें सिंगल स्ट्रैंड मिलता है, डीएनए जनरली हमें डबल स्ट्रैंड मिलता है। अब डीएनए जो है वो जुड़ा हुआ होता है, किसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है? नाइट्रोजीनियस बेसिस के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। ए वाला जैसे किसी से जुड़ जाएगा, राइट, और ए वाला आपका जुड़ेगा टी से, और सी वाला आपका जुड़ेगा जी से। यही चार होते हैं ना। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं आपके? ए, टी, जी, सी। ठीक है जी। तो ए वाला आपका टी से जुड़ेगा और सी वाला आपका जी से जुड़ेगा। अब ये कैसे जुड़ते हैं? इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ जाती है, पर ऐसा आरएनए में जनरली नहीं होता। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ये डीएनए क्या क्या हमें बता सकता है। डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट हमें पहचानने में काम करते हैं, ऐसे ही जो किसी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए हैं वो उसको पहचानने का काम करेंगे। हमारे फिंगरप्रिंट हमें बता देंगे ना, हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है। ऐसे ही किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो फिंगरप्रिंट क्या है? यूनिक है। तो वो क्या क्या बता सकते हैं? हमें पैटर्निटी टेस्ट बता सकते हैं। मतलब कि कुछ पेरेंट्स को नहीं पता करना होता है कि ये बच्चा उनका है या नहीं है, तो वो आप क्या कर सकते हो? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू वो आप बता सकते हो। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आपने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल के या बहुत सारे वेब सीरीज या बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जो कातिल है वो क्या करेगा? क्राइम करके भाग जाएगा, तो वहाँ पे जो ब्लड सैंपल्स होंगे या हेयर होगा, उसमें जो डीएनए है वो उस क्रिमिनल तक पहुंचाने का काम करता है। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकता है, डिसीज आइडेंटिफिकेशन में, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ में, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग में और क्वालिटी कंट्रोल में भी ये काम आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएनए, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियाइक एसिड दो तरह का है, एक है आपका डीएनए और एक है आपका आरएनए। अब मैं बात करता हूं आरएनए की। और आरएनए जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है आपका एमआरएनए, एक होता है आपका आरआरएनए और एक होता है आपका टीआरएनए। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब आरएनए जो होता है जनरली हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स इज प्रेजेंट विच समटाइम्स फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ। मतलब जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आरएनए की। क्या बोल रहा हूं मैं? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आरएनए की। ये क्या कर जाएगी? समटाइम्स ऐसे फोल्ड कर जाएगी। अब फोल्ड क्यों कर जाएगी? क्योंकि यहाँ पे नए बॉन्ड क्या हो जाएंगे? एस्टेब्लिश हो जाएंगे। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये इस तरीके से क्या कर जाती है? कभी कभी फोल्ड कर जाती है। आरएनए जो है वो तीन तरीके का होता है और वो कुछ डिफरेंट हर आरएनए जो है अलग अलग फंक्शन जो है वो क्या करता है? फुलफिल करता है बॉडी में। तीन आरएनए हैं आपके। एक है आपका एमआरएनए, वो कुछ ऐसा सा दिखता है भाई, ऐसा सा। टीआरएनए वो कुछ ऐसा सा दिखता है, और आरआरएनए वो कुछ ऐसा सा दिखता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे।
बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। बायोलॉजिकल फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिवर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट। डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। क्या करता है भाई ये? हेरिडिटी में काम आता है, रिजर्व ऑफ जेनेटिक और इंफॉर्मेशन है, और एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल है कि किसी भी स्पीशीज की आइडेंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा, आइडेंटिटी बनाए रखेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? हेरिडिटी शो करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। डीएनए मॉलिक्यूल क्या है? वो कैपेबल है सेल्फ डुप्लीकेशन के लिए। मतलब हमारा क्या है, जो डीएनए है किसमें? न्यूक्लियस के अंदर, राइट। ये क्या करता है? डुप्लीकेट हो जाता है। कब होता है डुप्लीकेट? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। सेल डिवीजन जो प्रोसेस है वो हो रही होती है, मियोसिस और मायोसिस। उस टाइम पे क्या हो जाता है? हमारा जो डीएनए वो डुप्लीकेट करने लगता है, आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड बना लेता है, और वो डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। ये एक डॉटर सेल है और ये दूसरी डॉटर सेल है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? आपका आरएनए करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल। कौन कौन से आरएनए मॉलिक्यूल करते हैं? टीआरएनए करते हैं, आरआरएनए करते हैं, और एमआरएनए करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा इन द सेल। बट द मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। यानी कि डीएनए क्या करेगा? मैसेज देगा किसको? आरएनए को। और आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। और ये कैसे करेगा? अपने इन 3 आरएनए की मदद से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डिटेल में यहाँ बताना बेकार है, डिटेल में आप अलग से देख लेना, हमारी वीडियो पड़ी हुई है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्या आ गया? हॉर्मोन्स। तो हमारा चैप्टर खत्म होने की कगार पे है, तो हम बात करते हैं किसकी? हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स क्या होते हैं भैया? इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होते हैं, और ये डायरेक्टली क्या कर देता है? वो उनको ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, जहाँ से वो डिफरेंट पार्ट्स पे क्या करते हैं? चले जाते हैं, डिफरेंट साइट्स पे चले जाते हैं, जहाँ पे भी उनको एक्शन करना होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर केमिकल टर्म्स में बात करूं तो ये कैसे होते हैं भाई? या तो स्टीरॉइड, ये स्टीरॉइड होते हैं, सम ऑफ दीज आर स्टीरॉइड, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स, राइट। कुछ क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपका इंसुलिन एंड एंडोफ्रिन्स। सम कुछ क्या होते हैं? आपके अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि आपका एपिनेफ्रिन और नॉरपाइनेफ्रिन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर इनकी बात करें ये करते क्या हैं, तो सेवरल बॉडी फंक्शंस हैं इनके भाई। क्या करते हैं? बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी, रोल ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन हम डाल रहे थे अभी, क्या था इंसुलिन भाई? पॉलीपेप्टाइड था आपका। तो रोल ऑफ इंसुलिन क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को नैरो लिमिट में रखता है, रेंज में रखता है बेसिकली, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेंज में रखने की हेल्प करता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। इंसुलिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू रैपिड राइज इन ग्लूकोज लेवल। आपका जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो? इंसुलिन लेते हो, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हो, और वो क्या करता है? इस ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया तब क्या करेंगे? तो एक हार्मोन होता है ग्लूकाजोन, टेंड टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज लेवल को इन द बॉडी, राइट। अब कुछ और हॉर्मोन्स भी है, जैसे कि क्या? एपिनेफ्रिन और नॉरपाइनेफ्रिन। ये क्या करते हैं? मीडिएट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसका रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं हमारे बॉडी में, और सेक्स हार्मोन भी होते हैं। वो क्या करते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ऐसे ही आपका एक हार्मोन है थायरोक्सिन, प्रोड्यूस्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है? थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन का क्या होता है? आयोडीनेशन हो जाएगा, वो क्या होगा? आपका थायरोक्सिन होगा।
और ये क्या करता है, एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब अगर इसका लेवल कम हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, विच इज कैरेक्टरिस्टिक बाय आपको लिथार्जीनेस यानी थके थके और मोटापा आने लगेगा, राइट। इंक्रीज, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज लेवल ऑफ थायरोक्सिन कोजेज हाइपरथायरोडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा भैया। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। लो लेवल ऑफ आयोडीन इन द डाइट में लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। जब आप डाइट में आयोडीन कम लोगे तो ऐसा हो सकता है। एंड आपकी जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है, वो क्या कर जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। एनलार्जमेंट क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का हो जाएगा। और इसको कैसे कैसे आप इसको ट्रीट करोगे, बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड इन द कमर्शियल टेबल सोल्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये थे आपके हॉर्मोन्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम आपके लिए लाएंगे हेलो अल्केन और हेलोरीन्स, एंड उसके बाद हम लाएंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे साथ बने रहिए, कोशिश करेंगे हम इसको कंसाइज करके ही पढ़ाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नहीं तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने बहुत सारी पार्ट्स की सीरीज डाल रखी हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।